जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है 2021-22 का, उसको देखने वाले हैं। दोस्तों ये जो है एक को करिकुलर जो है पेपर है, ठीक है। ये सभी बच्चों के लिए जो है कंपलसरी होता है, एक अनिवार्य पेपर है। इसे जो है आपको पास करना होता है, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, बीएससी बीकॉम या बीएससी एग्रीकल्चर, किसी भी जो है कोर्सेस जो है आप कर रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों जो है आपको ये एग्ज़ाम देना होता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। और इसमें दोस्तों जो है आपको पास होना रहता है, एक कंपलसरी पेपर है। इसमें आपको जो है पासिंग मार्क गेन करना होता है। तो इसमें दोस्तों जो है 100 क्वेश्चन आते हैं और सभी क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है जो उसका सोल्यूशन जो है एकदम अच्छे से देखेंगे, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है आपके जो है प्रीवियस जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आए, तो आप जो है उसको ईजिली जो है अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए जो है कंपलसरी पेपर है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं हिंदी का बताता चलूँगा, आप जो है इंग्लिश का देखते चलिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन, यानी जो है निम्न में से हमारे शरीर को कौन पोषित करता है, जो है किससे पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका दोस्तों जो है सही हो जाएगा, क्या, भोजन। तो भोजन से जो है हमें पोषक तत्व प्राप्त होता है, तो ऑप्शन ए फूड हमारा सही हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पोषण की मुख्यतः दोस्तों जो है 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। पोषण की जो है 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले भोजन का जो है अंतर्ग्रहण होता है, उसे हम लोग जो है अपने अंदर ग्रहण करते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद दोस्तों होता है पाचन होता है। फिर पाचन के बाद अवशोषण होता है, और अवशोषण के बाद क्या होता है दोस्तों, स्वांगीकरण, और फिर जो है बहिष्करण होता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। ठीक है, जब पोषण जो है शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है, जितना पोषक तत्व तो हमारे शरीर को चाहिए, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं सुपोषण। यानी कि जो है अच्छा पोषण, जितना पोषण जो हमारे शरीर को चाहिए उतना ही पोषण मिलता है, तो उसे अनुकूल कर कहते हैं। और जब पोषक तत्व जो है प्रतिकूल होता है, जितने हमारे शरीर को आवश्यकता होती है उससे कम या अधिक मिलता है, जब कम मिलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कुपोषण बोलते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो है पौष्टिक तत्व है, पौष्टिक तत्व कौन कौन से हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, विटामिन एवं खनिज लवण, उपयुक्त सभी। तो निम्न में से जो है जितने भी हैं यहाँ पर दिए हैं, सभी दोस्तों जो है क्या हैं, जो है पौष्टिक तत्व हैं। यहाँ पे पूछता है कि कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, तो 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारा प्रोटीन हो गया, दूसरा कार्बोहाइड्रेट हो गया, तीसरा वसा हो गया, चौथा विटामिन हो गया, पांचवा खनिज लवण हो गया, और एक छठवा हमारा जल होता है। जल को भी जो है पोषक तत्व माना जाता है। तो कितने जो है पोषक तत्व हो गए, तो यहाँ पे जो है 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए आधारभूत खाद्य समूह है। तो भारतीयों के लिए जो है कितने आधारभूत जो है खाद्य समूह है, तो भारतीयों के लिए जो है 5 आधारभूत खाद्य समूह है। कितने हैं, 5 आधारभूत खाद्य समूह है। कौन कौन से हैं, अनाज, सब्जियां, फल, प्रोटीन, और जो है अनाज, सब्जियां, फल, प्रोटीन, और जो है हमारा दूध से जो बनता है डेयरी उत्पाद, इन सभी को जो है भारतीयों के लिए जो है 5 जो है खाद्य समूह माना जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन इज। तो प्रोटीन की जो है सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है, तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई एमिनो अम्ल, यानी जो है एमिनो एसिड को माना जाता है। तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो है एमिनो अम्ल है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी जो है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी दोस्तों जो है विटामिन ए, जिसे हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल बोलते हैं, उसकी कमी से होता है। और दोस्तों रेटिनॉल हमें हमें कहाँ से मिलता है, तो रेटिनॉल हमें जो है बीटा कैरोटीन से मिलता है। जो वनस्पतियाँ होती हैं, पौधे होते हैं, उनसे हमें बीटा कैरोटीन मिलता है, जो रेटिनॉल जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो विटामिन सी की कमी से जो है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसको विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों जो है रिकेट्स होता है। रिकेट्स मतलब क्या होता है, हड्डियाँ जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और ऑस्टी मलेशिया नामक रोग भी जो है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी को जो है सूर्य का विटामिन भी कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे दिया है विटामिन के, तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है।
ठीक है। रक्त का थक्का नहीं बनता है किसकी कमी के कारण, तो विटामिन के की कमी के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह, रतौंधी, मोटापा, घेंगा। तो आयोडीन की कमी से दोस्तों जो है ग्वाइटर यानी घेंगा रोग होता है। आपने देखा होगा किसी भी जो है ह्यूमन का जो गला होता है यहाँ पर ऐसे फूल जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं यानी घेंगा रोग बोलते हैं, और ये जो है आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है, रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ विटामिन सी इज, यानी किसमें जो है विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है, तो जितने भी हमारे जो है खट्टे फल होते हैं उनमें दोस्तों जो है विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा खट्टा फल है, तो आंवला में दोस्तों जो है विटामिन सी जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, तो विच विटामिन इज नॉट सॉल्युबल इन फैट, तो वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है विटामिन बी और सी ये किस में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी दोस्तों जो है जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील कौन से हैं दोस्तों, तो वसा में घुलनशील हमारा है कीड़ा, जिसे हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, कीड़ा, विटामिन KEDA। तो यहाँ पे दोस्तों जो है पूछा कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, सॉरी यहाँ पे पूछा वसा में घुलनशील नहीं है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी हैं। तो बी दोस्तों जो है हमारा जल में घुलनशील है, बी और सी जल में घुलनशील है, तो ये बी जो है हमारा सही हो जाएगा। बाकी A, D, K और E यानी कीड़ा ये दोस्तों जो है वसा में घुलनशील है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो विच एलिमेंट जो है विच एलिमेंट्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बोन, यानी बोन को जो है हड्डियों को कौन मजबूती प्रदान करता है, तो वो दोस्तों जो है कैल्शियम, कैल्शियम के कारण जो है हड्डियाँ हमारी मजबूत होती हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की इकाई है, तो ऊर्जा को जो है किस मात्रा में नापा जाता है, जैसे दोस्तों हम लोग जो है लंबाई को किलोमीटर में नापते हैं, और जो हमारा द्रव्यमान होता है उसे किलोग्राम में नापते हैं, टेम्परेचर को दोस्तों जो है सेल्सियस में नापा जाता है। उसी तरह जो हमारा ऊर्जा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, तो एनर्जी को दोस्तों जो है कैलोरी में नापा जाता है, एनर्जी को जो है कैलोरी में नापा जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापे का मुख्य कारण है, तो मोटापे का मुख्य कारण क्या है, अधिक प्रोटीन, अधिक कार्बोहाइड्रेट व वसा, अधिक मात्रा में सब्जियों व फलों का सेवन। तो मेन रीजन ऑफ जो है ओबेसिटी इज, तो मोटापे का मेन कारण क्या है, अधिक कार्बोहाइड्रेट और अधिक वसा के कारण जो है मोटापा होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा में होती है, तो 1 ग्राम वसा में जो है कितना कैलोरी पाया जाता है, तो जब 1 ग्राम वसा बर्न होती है तो दोस्तों जो है लगभग 9 ग्राम जो है कैलोरी जो है मिलती है। ठीक है, 1 ग्राम वसा के बर्न होने से जो है 9 ग्राम कैलोरी मिलती है। और दोस्तों जो है जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के जो है बर्न होने से कितना मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बर्न होने से जो है 4 ग्राम जो है कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RDA का जो है विस्तृत नेम जो है नाम है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RDA। तो RDA का जो है विस्तृत नाम क्या है, तो RDA का जो है फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो यहाँ पे दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी कि जो है अनुशंसित आहारीय भत्ते। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है सही हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधनों को बांटा गया है, तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा जो है स्टार्च और दूसरा दोस्तों कौन सा है, तो दूसरा हमारा है जो शुगर। इन दोनों जो है माध्यम से हमें जो है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध शर्करा है, तो दुग्ध शर्करा क्या है, स्टार्च, डेक्सट्रीन, लैक्टोज, पेक्टिन। तो दुग्ध शर्करा किसे बोलते हैं, तो दुग्ध शर्करा दोस्तों जो है लैक्टोज को बोला जाता है, लैक्टोज के कारण ही जो है दूध में मीठापन होता है। तो दुग्ध शर्करा कौन सी है, तो दुग्ध शर्करा जो है लैक्टोज है, मिल्क शुगर इज लैक्टोज। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो है प्रमुख कार्य क्या है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जो है हड्डियों को मजबूत करता है, अस्थियों को, रक्त का निर्माण करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो है मेन वर्क क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, टू गिव एनर्जी टू बॉडी।
तो जो बॉडी को एनर्जी कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट देता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के शर्करा स्रोत हैं गुड़, बूरा, शहद, उपयुक्त सभी। तो कार्बोहाइड्रेट के शर्करा स्रोत कौन से हैं? तो शर्करा मतलब क्या होता है? जिनमें जो है मीठापन पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं शर्करा। तो गुड़, बूरा और शहद, इन सभी से जो है शर्करा प्राप्त होता है। तो उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन व अवशोषण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन व अवशोषण दोस्तों जो है कहाँ पे होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन व अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। अब यहाँ पे दोस्तों जो है कुछ बच्चे बोलेंगे कि मुख में भी होता है। तो यस, ऑफकोर्स जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन व अवशोषण जो है मुख में होता है। मुख में दोस्तों जो है एक टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, लार ग्रंथियों से निकलता है, जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुख में। ठीक है, बट जो है यहाँ पे पूरी तरह से नहीं पाचन होता है। तो कंप्लीटली कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? तो कंप्लीटली जो है बड़ी आंत में जो है डाइजेस्ट होता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिरिक्त ग्लूकोज संचित रहता है। तो अतिरिक्त ग्लूकोज कहाँ संचित रहता है? तो जो हमारा ग्लूकोज होता है दोस्तों वो यकृत यानी जो है लीवर में हमारा जो है स्टोर होता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर्ड इन, तो कहाँ पे होता है? लीवर में। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। तो प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोजन। तो ग्लूकोज जो है किस प्रक्रिया द्वारा जो है ग्लूकोजन में बदलता है? तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन जो है किस रूप में बदलता है? तो ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया हमारी किस प्रक्रिया द्वारा? तो इसको बोलते हैं दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा जो है ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में बदलता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का वैकल्पिक पथ है। तो विच इज़ द ऑप्शनल पाथ ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का जो है कौन सा दोस्तों है? तो क्रेब्स चक्र, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रक्त शर्करा का स्तर है। तो सामान्य रक्त शर्करा का स्तर कितना होता है? तो सामान्य रक्त शर्करा हमारा जो है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है? तो 80/120 मिलीग्राम प्रति जो है 100 मिलीलीटर पे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई है। तो कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई कौन सी होती है? सेलुलोज, पैक्टिन, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। तो कार्बोहाइड्रेट की जो है सरलतम इकाई कौन सी होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई जो है हमारा ग्लूकोज होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको गन्ने की शर्करा कहा जाता है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज। तो किसे जो है गन्ने की शर्करा कहा जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा जो है सुक्रोज सही हो जाएगा। तो सुक्रोज को दोस्तों जो है गन्ने की शर्करा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसेकेराइड को कहा जाता है। तो मोनोसेकेराइड को क्या कहा जाता है? पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ट्राइओजोज। तो मोनोसेकेराइड को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों मोनोसेकेराइड को जो बोला जाता है हेक्सोसेज बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों जो है मोनोसेकेराइड जो है 6 कार्बन परमाणुओं वाली संख्या जो है 6 कार्बन परमाणु से बनी होती है। तो 6 को दोस्तों जो हम लोग बोलते हैं हेक्सा बोलते हैं। ठीक है, तो हेक्सोसेज हो जाएगा। 5 को दोस्तों पेंटोजेस बोलते हैं और जो है 7 को हेप्टोज बोलते हैं, ट्राइओजेज। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है मोनोसेकेराइड जो है हेक्सोसेज होता है, यानी जो है मोनोसेकेराइड 6 कार्बन परमाणुओं से बना होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बन के हाइड्रेट, ऑक्सीजन के हाइड्रेट, हाइड्रोजन के हाइड्रेट, मीथेन के हाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के हाइड्रेट को दोस्तों जो है कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टार्च कण पानी को सोख कर फूल जाता है। तो वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है स्टार्च कण जो होता है वो पानी को जो है सूख कर फूल जाता है? ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसे हम लोग बोलते हैं जिलेटिनीकरण। तो जिलेटिनीकरण में दोस्तों जो है स्टार्च कण जो होता है वो पानी को सूख कर जो है फूल जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज को जाना जाता है, सेलुलोज ऑल्सो नोन एज रफेज, पशु स्टार्च, वनस्पतिक स्टार्च जो है, और उसके बाद डेक्स्ट्रीन। तो दोस्तों जो है सेलुलोज को वनस्पतिक स्टार्च के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सेलुलोज जो है मुख्यतः पादप में पाया जाता है। तो प्लांट स्टार्च के रूप में जो है सेलुलोज को जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा सही हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से संतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है? तो संतृप्त वसीय अम्ल कौन सा दोस्तों हमारा? तो संतृप्त वसीय अम्ल ब्यूटारिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, कैप्लिक अम्ल, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे दोस्तों जो है संतृप्त वसीय अम्ल तीनों हैं, ठीक है। ब्यूटारिक एसिड भी है, पामिटिक एसिड भी है और कैप्रिलिक एसिड भी जो है, तीनों हमारे जो है संतृप्त वसीय अम्ल हैं, यानी सेचुरेटेड फैटी एसिड हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों है निम्न में से वसा के संयोजक अव्यय हैं। तो वसा के संयोजक अव्यय कौन कौन से हैं दोस्तों? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सभी। तो वसा के संयोजक अव्यय कौन से हैं? तो तीनों जो है हमारे वसा के संयोजक अव्यय हैं। CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है, ये तीनों दोस्तों जो है किसके जो है वसा के यानी फैट के जो है संयोजक अव्यय हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो वसा में पूछा है घुलनशील विटामिन नहीं है, तो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि कीड़ा जो है ये वसा में घुलनशील है, ठीक है। कीड़ा दोस्तों हमारा जो है वसा में घुलनशील है। तो आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि कीड़ा जो है वसा में घुलनशील है, तो के ये भी वसा में घुलनशील है, उसके बाद डी ये भी वसा में घुलनशील है, और ए ये भी वसा में घुलनशील है, और बचता है ई, तो ये भी वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पे बचा बी, तो बी दोस्तों जो है ये जल में घुलनशील है, ठीक है। बी और सी दोस्तों जो है ये किस में है? जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े वसा कणों का सूक्ष्म कणों में टूटना समान रूप से वितरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, पाश्चुरीकरण, साबुनीकरण, पायसीकरण, हाइड्रोलिसिस। तो जब बड़े वसा कण जो होते हैं सूक्ष्म कणों में टूटते हैं और समान रूप से वितरित होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं साबुनीकरण, यानी सैबोनिफिकेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक समय तक अधिक ताप में रखने पर वसा में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एक पदार्थ बनता है, उसे क्या बोलते हैं? एक्रोलीन, ईथर, एल्कोहल, कीटोन्स। तो दोस्तों जो है जब अधिक समय तक अधिक ताप पे रखते हैं तो वसा में स्वास्थ्य के लिए कौन सा दोस्तों जो है हानिकारक पदार्थ बनता है? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों एक्रोलीन, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है, ठीक है। तो वसा के पाचन के लिए कौन सा आवश्यक एंजाइम है? प्रोटीएज, एमाइलेज, काइनेज, लाइपेज। तो वसा के पाचन के लिए जो है लाइपेज एंजाइम हमारा जो है सहायक होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। एंजाइम नीड्स फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। तो फैट के डाइजेशन के लिए जो है कौन सा एंजाइम जो है आवश्यक होता है? तो लाइपेज हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्प्स टू मेंटेन नॉर्मल आई साइट। तो कौन सा विटामिन जो है नॉर्मल आई साइट मेंटेन करने के लिए जो है सहायक होता है, यानी सामान्य नेत्र ज्योति को बनाए रखने वाला विटामिन कौन सा है? तो मैंने आपको बताया विटामिन ए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। ये दोस्तों जो है आँखों के लिए जो है अच्छा माना जाता है। ये हमें कहाँ से मिलता है? तो ये दोस्तों जो हमें मिलता है गाजर, आम और पपीता, इन सभी से दोस्तों जो है विटामिन ए मिलता है। तो विटामिन ए दोस्तों जो है आँखों के लिए जो है अच्छा होता है। इसकी कमी से दोस्तों मैंने आपको बताया रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से दोस्तों जो है यहाँ पे रिकेट्स यानी ऑस्टिगोमैलेशिया नामक रोग होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन सी की कमी के कारण जो है कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा है बेरी, तो बेरी दोस्तों जो है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। रतौंधी दोस्तों जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी के कारण जो है रिकेट्स होता है। स्कर्वी दोस्तों जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। तो विटामिन ए कहाँ से मिलता है? तो विटामिन ए दोस्तों मैंने आपको बताया गाजर, आम, पपीता, ठीक है। गाजर, आम, पपीता, इन सभी से विटामिन ए मिलता है। खूब खाओ गाजर, आम, पपीता, ठीक है। तो विटामिन ए के लिए गाजर, आम, पपीता हमें खाना पड़ेगा। टमाटर में दोस्तों जो है विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। टमाटर में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। यकृत में दोस्तों जो है विटामिन ई पाया जाता है। यकृत में क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन B2 का नाम है, रासायनिक नाम क्या है विटामिन B2 का? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? राइबोफ्लेविन है, ठीक है। विटामिन B2 का क्या रासायनिक नाम है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है। विटामिन B1 का नाम क्या है दोस्तों? तो थायमिन, ठीक है। थायमिन जो है विटामिन B1 को बोला जाता है। और निकोटेनिक अम्ल किसे बोला जाता है? तो निकोटेनिक अम्ल दोस्तों जो है विटामिन B3 को बोला जाता है,
ठीक है। थायमिन दोस्तों जो है विटामिन B1 को बोला जाता है। निकोटिनिक अम्ल दोस्तों जो है विटामिन B3 को बोला जाता है। और पायरिडॉक्सिन किसे बोला जाता है, तो पायरिडॉक्सिन दोस्तों जो है विटामिन B6 को बोला जाता है, ठीक है। और राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को बोला जाता है। तो B1 को क्या बोला जाता है दोस्तों, तो विटामिन B1 को जो है थायमिन बोला जाता है। विटामिन B2 को जो है राइबोफ्लेविन बोला जाता है। विटामिन B3 को निकोटिनिक बोला जाता है। और विटामिन B6 को जो है पायरिडॉक्सिन बोला जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया कि विटामिन B6 को जो है पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। तो विटामिन B6 क्या बोला जाता है, विटामिन B6 को जो है पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिनॉल रासायनिक नाम है। तो इसको मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, आप लोग जो है 42 का कमेंट करके बताइए, ठीक है। 42 का आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताइए। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो है विटामिन डी को क्या बोला जाता है, तो विटामिन डी को जो है कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, ठीक है। विटामिन डी को दोस्तों जो है कैल्सीफेरॉल बोला जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तस्राव रोधक विटामिन कौन सा है। रक्तस्राव रोधक विटामिन कौन सा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विच विटामिन इज कॉल्ड एंटी हेमरैगी, ठीक है। तो कौन सा जो है विटामिन है जो रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, तो विटामिन के से जो है रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से जो है ग्वाइटर हमारा जो है घेंघा रोग होता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरित अनाज में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अंकुरित अनाज में जो है कौन सा तत्व दोस्तों जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अंकुरित अनाज में दोस्तों जो है यहाँ पे खनिज लवण, विटामिन बी, प्रोटीन, कैल्शियम। तो अंकुरित अनाज में दोस्तों जो है विटामिन बी जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, फल व सब्जियां हैं। तो फल व सब्जियां हैं, क्या करती हैं फल व सब्जियां, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ हैं, शरीर की रक्षा करने वाले पदार्थ, शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ, ये सभी। तो फल और सब्जियों का काम दोस्तों जो है ये सभी हैं। सब्जियां ऊर्जा प्रदान करती हैं, शरीर की रक्षा प्रदान करने वाले पदार्थ भी जो है प्रदान करती हैं, शरीर का निर्माण करने वाले जो है पदार्थ भी हैं। तो ये सभी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे मेवे व तिलहन हमें प्रदान करते हैं। तो सूखे मेवे व तिलहन से हमें क्या प्रदान होता है, ऊर्जा व प्रोटीन, विटामिन सी, सोडियम, विटामिन डी। तो सूखे मेवे व तिलहन से दोस्तों जो है मुख्य रूप से हमें ऊर्जा व प्रोटीन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है। तो कौन सा पदार्थ दोस्तों जो है ऊर्जा प्रदान करता है, अनाज, दालें, घी, उपयुक्त सभी। तो इन सभी से दोस्तों जो है हमें एनर्जी मिलती है। तो ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थूल पोषक तत्व है, मैक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूड। तो कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो स्थूल पोषक तत्व हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और डी है ये सभी। तो ऑल ऑफ दीज आर जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूड। तो ये दोस्तों जो है ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। तो ये सभी दोस्तों जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये सभी दोस्तों जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी जो है स्थूल पोषक तत्व हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का निर्माण किस इकाई से होता है। तो वसा का निर्माण किस इकाई से होता है, शर्करा, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज। तो वसा का निर्माण किससे होता है दोस्तों, तो वसा का निर्माण जो है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से होता है। तो वसा का निर्माण वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन शब्द किसने दिया। तो प्रोटीन शब्द किसने दिया था दोस्तों, हुल्डर, मुल्डर, होल्डर, मोल्डर, ठीक है। तो प्रोटीन शब्द किसने दिया था दोस्तों, तो प्रोटीन शब्द दोस्तों जो है मुल्डर ने दिया था। किसने दिया था, तो प्रोटीन शब्द दोस्तों जो है मुल्डर ने दिया था। अब यहाँ पे दोस्तों जो है पूछता है कि विटामिन शब्द किसने दिया था। तो विटामिन शब्द दोस्तों जो है फंक ने दिया था, ठीक है। विटामिन शब्द किसने दिया था, तो विटामिन शब्द दोस्तों जो है फंक ने दिया था। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।